हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अजीव एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 110 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, अंतर्ध्रुव वाइंडिंग किस प्रकार जुड़ी होती है। मतलब इंटरपोल जो वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार से कनेक्टेड होती है, ये आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्मेचर के साथ श्रेणी में होती है, मुख्य ध्रुवों के साथ श्रेणी में होती है, आर्मेचर के समांतर में, या मुख्य ध्रुवों के साथ समांतर में होती है। इसका आंसर बताइए अगर किसी को पता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब आर्मेचर के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, जिससे कि आर्मेचर फ्लक्स के मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव कम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कम्यूटेटर की बात हो रही है यहाँ पे। डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, धारा एकत्रित करने के लिए, या हानि कम करने के लिए, या क्षमता वृद्धि करने के लिए, ऐसी आर्मेचर धारा को डीसी में बदलने के लिए। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब एसी आर्मेचर जो धारा होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 3 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है डीसी मशीन वाइंडिंग। तो पूर्ण पिच होती है, कम पिच की होती है, या ए और बी दोनों, मतलब पूर्ण पिच और कम पिच दोनों की हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। डीसी मशीन वाइंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब दोनों प्रकार की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कम पिच की भी होती है और पूर्ण पिच यानी फुल पिच की भी होती है, या पूर्ण रूप से बंद परिपथ की होती है। यानी यहाँ पे प्रकार देखा जाता है लेप एवं वेब प्रकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। समकारी वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है। तो समकारी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, इक्विलाइजेशन वाइंडिंग यूज्ड वेयर, मतलब पोल शू, आर्मेचर क्रोड, मुख्य क्षेत्र के अंदर जिसको मेन एरिया बोलते हैं, या सभी विकल्प सही हैं इसके। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। समकारी वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल शू में लगाई जाती है। यह वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग की श्रेणी में स्थापित होती है। आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसके सीरीज में होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक के खंड किससे बनते हैं। टंगस्टन से, कठोर कर्षित तांबे से, नरम तांबे से, या विद्युत अपघट्य तांबे से। जो डीसी मशीन होती है उसके दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर वो किससे बनाए जाते हैं, उसके खंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कठोर कर्षित तांबे से बनाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिकली इंड्यूस्ड वाइब्रेटिव फोर्स इज यूज्ड। तो दोस्तों ये ट्रांसलेट सही से नहीं हो पाया है। विद्युत वाहक बल को ईएमएफ बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। चौक में, परिणामित्र में, ताप विद्युत युग्म में, या जनित्र में, यानी मतलब थर्मो इलेक्ट्रिक पेयर बोलते हैं जिसको हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जनरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है अंतर्ध्रुव द्वारा उत्पादित ईएमएफ समानुपाती होता है। जो इंटरपोल्स होते हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न होता है ईएमएफ, मतलब विद्युत वाहक बल, वो किसके समानुपाती होता है। क्षेत्र धारा के, आर्मेचर धारा के, आर्मेचर वोल्टता के, या इनमें से कोई नहीं। समानुपाती का मतलब है जो इंटरपोल्स के द्वारा पैदा हुआ ईएमएफ घटेगा तो वो सामने वाली चीज़ भी घटेगी, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो किसके समान अनुपात में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्मेचर धारा की। मतलब आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो
जो उत्पादित होने वाला ईएमएफ है वो भी बढ़ेगा। अगर आर्मेचर धारा घटेगी तो ये भी घटेगा। मतलब हमेशा विपरीत नहीं होते हैं, इसके समान अनुपात में होते हैं। तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं ईएमएफ समान अनुपाती आई ए मतलब आर्मेचर की धारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है? मृदु इस्पात, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील या कच्चे लोहे से? जो डीसी मशीन होती है उसका आर्मेचर किससे बना होता है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टील। यानी डीसी मशीन का जो आर्मेचर है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील अधिक पारगम्यता और कम हिस्टैरिसीस हानि का होता है। यह 0.3 mm से 0.5 mm पत्तियों के रूप में होता है। अगर पूछा जाए 0.3 mm से लेकर 0.5 mm की पत्तियों के रूप में होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? फ्लक्स लीकेज गुणांक के मान की गणना करें यदि वायु अंतराल फ्लक्स मतलब फाई ए है और लोहे के कोर में फ्लक्स फाई क्यू है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? चलिए मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें सही से टाइपिंग नहीं हो पाता है। और इसका आंसर होगा फाई क्यू, मतलब लोहे के कोर में जो फ्लक्स होता है उसमें हमेशा भाग दिया जाता है फाई ए का। मतलब फ्लक्स, ये देखिए फ्लक्स लीकेज गुणांक के मान की गणना करनी है आपको, तो वायु अंतराल जो फ्लक्स है उसका भाग लगेगा उसमें। तो हमारे पास इसका लीकेज गुणांक का मान आ जाएगा क्या हुआ है, तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लोहा हानि इकाई होगी या शून्य होगी, या असमान या बराबर होगी। अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर और लोहा हानियाँ किस टाइप की होगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर होगी दोनों। मतलब अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लोहा हानि दोनों बराबर होगी। तो किसी मशीन में लोहा हानि स्थिर होती है जबकि कॉपर हानि वेरिएबल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है विद्युत मशीन में भार विहीन घूर्णीय हानि में क्या होता है? घर्षण और बाल घर्षण हानियां दोनों, या स्टेटर क्रोड घर्षण और वायु घर्षण, या घर्षण क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हानि, या भार विहीन क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हानियां। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भार विहीन क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हानियां तीनों। यानी विद्युत मशीन में भार विहीन घूर्णीय हानियां घर्षण और वायु हानियां होती है, क्योंकि ये हानियां भार पर निर्भर नहीं करती है, यानी लोड पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। अब बात आती है 16 कुंडलियों वाले 4 ध्रुवीय जनरेटर में 2 परत लैप वाइंडिंग है, तो ध्रुव की पिच आपको बतानी है क्या है? 16 कुंडलियों वाले 4 ध्रुवीय मतलब 4 पोल्स है जनरेटर के, तो उसमें 2 परत लैप वाइंडिंग है, तो ध्रुव पिच आपको बतानी है। तो कुंडली की संख्या सबसे पहले कितनी दे रखी है? 16। और उसके बाद में नीचे देखिए ध्रुवों की संख्या कितनी दे रखी है? 4 मतलब पोल्स। तो ध्रुव पिच आपको अगर निकालना है तो बराबर में आपको चालक की संख्या कितनी है? 16 इंटू 2 मतलब 2 परत है और भाग में 4, तो 16 दूनी 32 भाग में 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है दिष्ट धारा जनरेटर की डीसी जनरेटर की अधिकतम शक्ति पर काम करने की क्या शर्त होती है? बैक ईएमएफ बराबर में होती है आपूर्ति वोल्टता बटा 2, या बैक ईएमएफ बराबर में आपूर्ति वोल्टता भाग 4,
या बैक ईएमएफ बराबर में आपूर्ति वोल्टता भाग 6, या बैक ईएमएफ बराबर आपूर्ति वोल्टता मतलब सप्लाई वोल्टेज भाग 9। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कई बार एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाग 2 होगा, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? डीसी मशीन में बलागुण किसके अनुपाती होता है? डीसी मशीन में बलागुण मतलब टॉर्क वो किसके अनुपात में होता है दोस्तों? फ्लक्स के, आर्मेचर, फ्लक्स और आर्मेचर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये फ्लक्स और आर्मेचर दोनों के अनुपात में होगा। यानी डीसी मशीन बलागुण फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों पर निर्भर करती है। तो बलागुण मतलब टॉर्क, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। बराबर में आप लगा सकते हो के फाई और आई ए मतलब आर्मेचर धारा। और जब किसी धारावाही चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे बलागुण या टॉर्क बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्या होते हैं? उच्च और उच्च, उच्च और न्यून, न्यून और न्यून, या न्यून और उच्च? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च और न्यून टाइप के। यानी डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध का मान उच्च तथा आर्मेचर प्रतिरोध का मान न्यून होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस उच्च होगा और आर्मेचर रेजिस्टेंस वो है न्यून होगा। ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि शंट कुंडलन पतले तार तथा अधिक टर्न्स की बनी होती है जिससे कि उसका प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध तभी होगा जब उसके टर्न्स ज़्यादा होंगे और तार पतला होगा। और रेजिस्टेंस कम कब होगा? जब टर्न कम होंगे और तार मोटा होगा। तो आज की क्लास आपको कितने परसेंट अच्छी लगी? फटाफट कमेंट में टाइप करके बताइए। 100%, 50%, 75% या इससे भी कम। तो दोस्तों आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपका अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स होंगे तो हमारे लिए भी बेटर रहेगा, हमें भी हौसला बनेगा और हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे इसी टाइप से अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जो भी नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि आपके हर दोस्तों को पता चल सके, या जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, जो इलेक्ट्रीशियन बेस पे वैकेंसियाँ आती है तो उनको पता चल सके इन बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भरोसा हमारा साथ।